हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एनटीएससी प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ एनटीएससी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के, है ना बेटा। ये चैप्टर थ्योरेटिकल है लार्जली, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर जो आपकी जनरल नॉलेज या जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल साइंस से रिलेटेड ज़्यादा है ना। तो कोई पर्टिकुलरली ऐसा सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी ना कह के उसको हम जनरल एक तरह से एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, जनरल साइंस से रिलेटेड हो गई। तो हम इसीलिए ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। द पार्टिकल्स नॉट इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन इमिट नहीं होता है किसी भी रेडियो एक्टिव इमिशन में, है ना। इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, हीलियम का न्यूक्लियस जो कि अल्फा पार्टिकल होता है वो भी इमिट होता है। ठीक, तो प्रोटॉन का एज सच इमिशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लिक्विफाइड गैसेज इन द फ्यूल यूज इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेटा जब कोई रॉकेट भेजते हैं तो उसके अंदर बेटा जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है। तो एक फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइज़र होता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इसका कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, एज अ फ्यूल इन द रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। बेटा सन की एनर्जी कैसे आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। बेटा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं, उससे सन की एनर्जी आती है, उसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। जब लाइटर न्यूक्लियाई मिल के ज्वाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, उस रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच कंट्री इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड मिल्स। बेटा हॉलैंड, हॉलैंड जो नीदरलैंड भी कहते हैं, है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल द एरियाज ऑफ द नीदरलैंड के सारे प्रोविंसेस की बात करें तो उनको हॉलैंड कहते हैं। ठीक, तो इट इज़ कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड मिल्स, जहाँ पे विंड मिल्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन इंडिया। आप जानते हैं बेटा होमी जहांगीर भाभा, और इनके नाम से ही वो हमारा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना है ना, जिसको हम कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है ना। तो वो इन्हीं के नाम पे ही हुआ है, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे हुआ है। ठीक। द टाइप ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय CO2 मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर आर इंफ्रारेड। बेटा CO2 इंफ्रारेड को एब्जॉर्व करता है। कई बार आप लोग ध्यान रखते होंगे कि UV एब्जॉर्व करता है, नहीं, UV का काम ओजोन लेयर का है। CO2 कह रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसको एब्जॉर्व करता है, इंफ्रारेड को एब्जॉर्व कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा ध्यान रखिए, ये शब्द पे कई बार बहुत एम्फोसिस दिया करिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में करेक्ट वाला मार्क कर जाते हैं, हमेशा ये गलती आप करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, ये वाला इनकरेक्ट हो गया, बाकी आप देख लीजिए करेक्ट हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सही है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, सही है। मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सही है ना। सिर्फ सी वाला जो पार्ट है वो आपका इनकरेक्ट पार्ट है। बेटा ध्यान रखिए इनकरेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज 355 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट and binding energy of the electron is 35 kilo electron volt. The energy E of the neutrino will be। बेटा होता क्या है कि जब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब एक पेरेंट न्यूक्लियस किसी डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ ए बीटा डीके जिसको हम कहते हैं, तो बीटा डीके जब होता है तो बेटा एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, है ना। ये आप हायर साइंस में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप समझेंगे।
यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दो पार्टिकल का इमिशन होता है, एक तो बीटा और दूसरा न्यूट्रिनो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी 355 है, जिसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की यानी कि बीटा की 35 है। तो नेचुरल सी बात है न्यूट्रिनो की एनर्जी 355 से कम होगी, है ना। यही वो पूछना चाह रहा है। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करना है। इसमें बस एक जनरल नॉलेज ये होनी चाहिए कि बीटा डीके के अंदर एक और पार्टिकल का इमिशन होता है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है जिसका मास नहीं होता, जिसके पास चार्ज नहीं होता, है ना, और लेकिन एनर्जी जरूर होती है। तो एनर्जी ई ऑफ द न्यूट्रिनो विल बी, जिसको हम कहेंगे लेस देन 355 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन ऑफ यूरेनियम 238-92 न्यूक्लियाई इज इक्वल टू, ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। कि एक यूरेनियम का जब एटम फिशन करता है बेटा, ब्रेकअप करता है दो न्यूक्लियाई में, जिसको हम कहते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन का इमिशन होता है, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है एक यूरेनियम के एटम के फिशन से, वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन सन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। यही वो कह रहा है। इसी प्रोसेस को बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, है ना। फ्यूजन रिएक्शन वैसे ही होता है कि जहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई बेटा ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। वही वो कह रहा है कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियॉन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो लगभग फ्यूजन में 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और ये एक फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी होती है, मतलब एक करने का मतलब कि 4 हाइड्रोजन के जब न्यूक्लियाई फ्यूज करके बनाते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है। और लगभग यही एनर्जी सन के केस में भी यही रिलीज होती है, क्योंकि सन में यही रिएक्शन होता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज द एनर्जी विद ईच न्यूक्लियॉन। देखो बेटा, ये एनर्जी लगभग आती है किसके बराबर? 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको निकालना कैसे होता है बेटा? जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी आइंस्टीन की रिलेशनशिप के हिसाब से mc² होती है ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये मास ले लें, कितना मास ले लें बेटा? 1.66 इंटू 10 की पावर ऑफ -27, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो ये एनर्जी जूल्स में आएगी और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -13 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है ये एनर्जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? देखिए बेटा, ये थोड़ा सा जो है ना, कई बार क्या है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअली में पाइप्ड नेचुरल गैस कहलाती है ना, क्योंकि नेचुरल गैस एक तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जिसको हम CNG कहते हैं, जो ऑटोमोबाइल वगैरह के सिलेंडर में इस्तेमाल होती है, और ये होती है पाइप के ज़रिए जो आपके घरों में नेचुरल गैस आती है, उसको कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस।
ठीक है। तो कई बार क्या है, कॉमनली प्योर नेचुरल गैस भी कह देते हैं, प्रेशराइज नेचुरल। अगर आपको पता नहीं उसका फुल फॉर्म तो आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मार्क कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक तरह की सिचुएशन होती है ऐसे क्वेश्चंस की, है ना। तो नेचुरल गैस होती है, लेकिन जब वो कुकिंग के पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं तो उसको पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और बड़े शहरों में आजकल सिलेंडर देने की बजाय इसी तरह का पाइप्ड नेचुरल गैस होता है। गुजरात में ये चीज़ें बड़ी वहाँ पे पॉपुलर हैं, है ना। तो उस एरिया में, गुजरात, महाराष्ट्र में, वहाँ पे पीएनजी का बहुत इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स। बेटा ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल टाइप की चीज़ है, क्योंकि देखो रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, जिसको रिन्यू कर सकें, जिसको वापस हम क्या कर सकें, जनरेट कर सकें, है ना, उसी को तो रिन्यूएबल कहेंगे। तो रिन्यूएबल का मतलब जो कभी खत्म नहीं हुए। अब देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, ये फॉसिल फ्यूल है, तो कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना। यूरेनियम भी क्या है, अब यूरेनियम ओर के रूप में पाया जाता है। अब वो दोबारा से तो बनेगा नहीं, आप उसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यूरेनियम 238 से 235 बना लेंगे, तो वो दोबारा यूरेनियम को आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन तीनों को देखें तो ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। वुड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दोबारा पैदा कर सकते हैं पेड़ लगा के, है ना। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए तो वुड कैन बी यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स। ये ध्यान रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स में भी कई बार हम उसको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया कि एक तो रिन्यू कर सकें, और नॉन कन्वेंशनल जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इसमें कन्वेंशनल है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वुड रिन्यूएबल सोर्स हो गई, लेकिन कन्वेंशनल के कंडीशन में आ गई। विच मेटल इज यूज टू कनेक्ट सोलर सेल टू सोलर पैनल। बेटा इसका आंसर है सिल्वर। हाई कंडक्टिविटी है सिल्वर की, तो सोलर पैनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए बेटा सिल्वर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई होती है। वैसे तो गोल्ड की हाई होती है, लेकिन गोल्ड क्या है, महंगा चीज़ है। अब उसके कंपैरिजन में कंडक्टिविटी और प्राइस का कंपैरिजन करें तो सिल्वर इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग सोलर सेल टू सोलर पैनल, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हो गई, कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है ना। और बेटा अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो मुझे ये क्वेश्चंस नज़र आए, ये मैंने आपके सामने NTSE स्टेज 1 के डिस्कस कर लिए हैं। कुछ राजस्थान के हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, है ना, और राजस्थान, दिल्ली, MP, हर तरह के स्टेज 1 के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, जिसमें बिहार का भी है, झारखंड का भी है, और एक आध दो गुजरात का भी है। तो ज़्यादातर NTSE स्टेज 1 के क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डाले हैं, जो कि स्टेट वाइज आते हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड। मैंने तो जैसा भी आपको कहा था कि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है बेटा, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस एक जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।